हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और यही क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इस मेरे वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। ओके, तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ रहा कि समतल दर्पण, तो आपको पता है कि समतल दर्पण इस टाइप से होता है और इसकी फोकस दूरी जो होती है यानी कि एफ, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, यानी कि इसकी फोकस दूरी को हम माप नहीं सकते हैं। ओके, समतल दर्पण का फोकस दूरी को हम कभी माप नहीं सकते, इसलिए फोकस दूरी इसकी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इन्फिनिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहां पर रखा जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा और समान आकार के आना चाहिए। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण आपका इस टाइप से होता है। ओके, तो अवतल दर्पण में आपसे पूछ रहा है कि किस जगह पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाए, समान आकार का, वास्तविक और उल्टा है। तो हमको पता है कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ओके, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब ये दोनों के बीच में बनता है। अगर सी पे रखते हैं तो सी पर ही बनता है, और सी और एफ के बीच में रखते हैं तो सी और अनंत के बीच बनता है, और एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है, और अनंत और ध्रुव के बीच रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनता है। तो इस अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखें और उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, तो इसका शॉर्ट ट्रिक मैंने वीडियो में पहले बता दिया है। तो उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको याद करने का झंझट ना हो। तो इसने क्वेश्चन क्या बताया था कि अगर वस्तु को कहाँ रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब समान आकार का बने और क्या बने, उल्टा बने। तो हमको पता है कि वस्तु को अगर सी पर रखते हैं सेम आकार का, तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सेम बनता है सी पर। ओके, सी पर ही बनता है, तो सेम आकार का बनता है जितना, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का बनता है जब वस्तु को सी पर रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 3 में क्या पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है। तो प्रकाश का जो चाल होता है वो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ये प्रकाश की चाल है। ओके, तो प्रकाश की चाल यानी 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी वो तय कर लेता है। तो इसने पूछ रहा है कि किसमें सबसे अधिक तेज गति से प्रकाश जाएगा। तो आपका ऑप्शन है तेल, पानी, वायु, कागज। तो हम पहले बता देते हैं कि जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होता है, कम होता है। ओके, जिस पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है। ओके, तो इसमें बोल दिया तेल, पानी, वायु, कागज। तो वायु का अपवर्तनांक इस चारों में से सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होगा, तो वायु में होगा। वायु में कितना हो जाएगा, तो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि एक लेंस की क्षमता -4 है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की क्षमता दे दिया आपका -4 और फोकस दूरी आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, मैंने फिजिक्स का ऑल टोटल फॉर्मूला का भी वीडियो मैंने बनाया है, उसे अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, जिसमें टोटल फॉर्मूला के बारे में मैंने फिजिक्स का टोटल फॉर्मूला बताया है, और उसे लिख लीजिए और उसे एक बार याद कर लीजिएगा, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ओके, दिया है लेंस की क्षमता 1/f क्या होता है, मीटर में। ओके, तो लेंस की क्षमता आपका दे दिया -4, 1/f। ठीक है, तो -4 को हम ले आते हैं f के जगह पर, तो इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 0-0.25 मीटर में आ गया। तो ये आपका ऑप्शन में आपका आंसर आ गया मीटर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 आपसे क्या बोल रहा है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन का क्या कारण है।
तो परिवर्तन का क्या कारण है? हमारा जो मानव नेत्र का जो फोकस दूरी है उसमें परिवर्तन करता है। क्यों करता है? क्योंकि आपको पता है कि वस्तु जो है एक जगह, कोई वस्तु सामने होता है, कोई वस्तु दूर में होता है, मगर उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों में ही बनता है एक ही जगह। कहाँ पे? रेटिना पे। तो अगर दूर वाला भी और सामने वाला भी रेटिना पर बनाना है तो लेंस का जो फोकस दूरी होता है उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। ओके, तो परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन कौन करता है? तो आपको पता है कि लेंस जो होता है इस टाइप का, तो लेंस को जो पकड़े रहता है जिसको सिलेरी मांसपेशी कहते हैं। ओके, तो लेंस को पकड़ने वाले भाग जो होता है वो क्या है? सिलेरी मांसपेशी। तो लेंस का जो फोकस दूरी को परिवर्तन करता है वो कौन करता है? सिलेरी मांसपेशी। ओके, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में लिखा हुआ है, सिलेरी मांसपेशी के द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि दूर दृष्टि दोष को और क्या कहते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है? तो आपको पता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। ओके, फिर दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमाइट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ओके, तो निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमाइट्रोपिया। और जरा दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। तो आपको क्वेश्चन पूछा है कि दूर दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? तो हाइपरमाइट्रोपिया। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या है? तो आपको पता है कि प्रतिरोध का इकाई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध को हम लोग डिनोट क्या करते हैं? आर से, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का इकाई यूनिट क्या होता है? ओम। ओके, क्या होता है? ओम। तो मैंने सभी भौतिक राशि का इकाई मात्रक ऑल चैप्टर का मैंने एक वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज आप मेरे उस वीडियो के जाके देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन है धातु निष्कर्षण, बिजली के बल्ब, कुचालक, वस्त्र निर्माण। तो उस बल्ब में आपका टंगस्टन का उपयोग किया जाता है जिसको डब्ल्यू से सूचित किया जाते हैं, और इसका यूज किया जाता है किसमें? बल्ब में किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब। क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में आपसे क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है। तो मैंने एक प्रैक्टिकल बताया था वीडियो में कि एक होता है साउथ और ये होता है नॉर्थ। ओके, मैग्नेट के दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वो कहां से निकलती है? तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकल के, तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। उत्तरी ध्रुव से निकल के कहा जाती है? दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, यानी कि उत्तरी ध्रुव इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? तो ऊर्जा का परम स्रोत कौन है? तो सौर ऊर्जा, यानी सूर्य का किरण। तो सौर ऊर्जा को ही परम स्रोत कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है आपसे कि रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो हमको पता है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है? CO2। तो ये उसको हमने संतुलित करना है। ठीक है, क्या करना है हमको? संतुलित करना है। तो हम संतुलित किसके कारण करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण करते हैं। क्यों? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक में सभी तत्वों का द्रव्यमान का योग और उत्पाद में सभी तत्वों के द्रव्यमान का योग हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने का एक ही रीजन है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। 12 है कि आयरन Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या बन जाता है? Cu प्लस FeSO4।
किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये आपका एग्जाम्पल दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो हमने अभिक्रिया पढ़ा संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। ओके, तो यही चारों में से कोई अभिक्रिया है। तो संयोजन क्या था, दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करना, तो इसमें तो नहीं हो रहा। वियोजन क्या है, एक पदार्थ उष्मा पाकर टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता, मगर इसमें एक पदार्थ तो इधर है नहीं, इधर क्या दो पदार्थ, तो वियोजन भी नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या था कि एक तत्व यौगिक में उपस्थित कम क्रियाशील तत्व वाले को हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता। तो देखिए यही चीज हो रहा है इसमें। ये क्या है, ये तत्व यौगिक में कम क्रियाशील वाले तत्व यानी कॉपर को हटाकर देखिए उसका स्थान स्वयं ले लिया। तो ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, और द्विविस्थापन क्या बोलते हैं, जब दो यहाँ पर यौगिक रहेगा, ये भी एक यौगिक है और यहाँ भी एक यौगिक रहना चाहिए, और दोनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो दो नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन। ओके, तो ये क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 बोल रहा है हाइड्रोजन आयन। ओके, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता किस पदार्थ में अधिक होगी। पहला ऑप्शन है जठर रस, नींबू का रस, शुद्ध जल और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखिए जठर रस में हमारा क्या पाया जाता है, HCl। ओके, नींबू का रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, CH3COOH। ठीक है, शुद्ध जल H2O होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल टोन, इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये चारों ऑप्शन में से पूछ रहा है कि सबसे हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक किसमें होगा। तो आपको पता है कि जो सबसे प्रबल अम्ल होता है उसे अगर जल में जलीय विलयन किया जाए तो उसमें हाइड्रोजन आयन सबसे अधिक प्रोड्यूस होता है, किसमें, प्रबल अम्ल में। तो ये चारों ऑप्शन में जो प्रबल अम्ल है वही आंसर होगा। तो ये चारों ऑप्शन में प्रबल अम्ल कौन है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जठर रस में पाया जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, HCl, जिसको बोलते हैं जठर रस में ये अम्ल पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो 14 आपसे पूछ रहा है कि पदार्थ ABCD, ABCD, ओके, जिसका पीएच मान दे दिया है 5, 8, 10, 13। ओके, तो उपयुक्त में से कौन पदार्थ अम्ल है। तो अम्ल इसमें पूछ रहा कौन है, एबीसीडी में अम्ल कौन है, एसिड कौन है। ओके, तो आपको पता है कि अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। ठीक है, तो 7 से कम होता है किसका, एसिड का मान, अम्ल का मान। ओके, तो अब बताओ 7 से जो कम होता है एसिड का मान, तो इसमें 7 से कम कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए है, तो आंसर हो जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। तो अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ को उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो अग्निशामक के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड आपका दो होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड दो होता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, तो उभयधर्मी ऑक्साइड वे पदार्थ होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड वो होता है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे इसका एक उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, दो ही होता है ओनली, एक एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, ओके, और एक होता है ZnO। तो यही दोनों क्या है, उभयधर्मीय ऑक्साइड है। ओके, इसके अलावा और कोई उभयधर्मी ऑक्साइड नहीं है जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो पहला ऑप्शन है 281
फिर 2 8 7, उसके बाद है 2 8, और उसके बाद है 2 8 5। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको चारों दे दिया है, और ये चारों में बोल रहा उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है। तो मैंने बताया था कि उत्कृष्ट गैस किसको कहते हैं, नोबल गैस को, जो कोमा में रहता है, यानी वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, उसी को कहते हैं उत्कृष्ट गैस। किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, उसका जो ऑर्बिट होता है, कक्षा होता है, वो पूरी तरीका से भरा हुआ रहता है। तो इसमें देखिए कौन सा कक्षा पूरी तरीका से भरा हुआ। देखो पहला कक्षा 2 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, दूसरा कक्षा भी 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ, मगर तीसरा कक्षा ये देखिए 5 को दे दिया, 7 दे दिया, 1 दे दिया, मगर ये दोनों कक्षा इसका पूरी तरीका से भरा हुआ है। ये उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक होता है और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त का मतलब होता है वैसे कार्बन यौगिक जिसमें एकल आबंध हो, क्या हो, एकल आबंध हो। और असंतृप्त में क्या होता है, द्विआबंध और त्रिआबंध हो। इसमें सिर्फ क्या होता है, एल्केन, और इसमें क्या होता है, एल्कीन और एल्काइन भी होता है। ओके, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध होता है जो एल्केन का सदस्य है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विआबंध त्रिआबंध दोनों होता है, एल्कीन और एल्काइन का सदस्य है। तो अब आपका ऑप्शन क्या दिया है, चलिए हम बता देते हैं। CH4 दिया है, C2H6 दिया है, फिर C2H2 दिया है, और C4H10 दिया है। तो हमसे पूछ रहा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, ये चारों में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है। तो एल्केन या तो एल्काइन होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं एल्केन का सूत्र क्या होता है, जितना कार्बन उससे ज्यादा दुगना करके 2 प्लस होना चाहिए। तो इसको दुगना करो, एक कार्बन दुगना करो तो 2, और प्लस 2 तो 4, यानी ये एल्केन वाला है इसका, है ना। उसके बाद 2 दूनी 4 और प्लस 2 6, ये भी एल्केन का ही है। ठीक है, दोनों एल्केन का आ गया। अब ये देखते हैं 4 दूनी 8, 8 और 1 2 10, ये भी क्या है, एल्केन का ही सदस्य है। ओके, यानी जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 और -2 कर दिए तो आ गया 2। तो ये किसका सदस्य है, एल्काइन का सदस्य है, C2H2 किसका सदस्य है, ये एल्काइन का सदस्य है। तो आंसर हो जाएगा ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछ रहा है आपसे कि HCHO में कौन प्रक्रियात्मक समूह है। तो हम बताए थे प्रक्रियात्मक समूह जो लास्ट में लगा रहता है, तो इसका लास्ट में क्या लगा हुआ, CHO, CHO। तो CHO को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड है ये, और CO का मतलब क्या होता है, कीटोन होता है ना। तो आंसर तो आपका बता दिए ये है, मगर और एक्स्ट्रा CO को कीटोन बोलते हैं, उसके बाद OH को अल्कोहल बोलते हैं, और एक बच गया COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये क्या है, अल्कोहल है, और ये क्या है, अम्ल है। ओके, तो ये चारों प्रक्रियात्मक समूह याद रखिएगा, आपके एग्जाम में एक ना एक जरूर देगा। ओके, CHO एल्डिहाइड, CO कीटोन, और OH अल्कोहल, और COOH अम्ल होता है। ओके, तो 20 क्या पूछ रहा है, दिए गए तत्वों में से किस तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम से बराबर है, तो ऑप्शन में आपका दिया है मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, और एक एल्युमिनियम दिया है Al। और ये चारों में से पूछ रहा किसके बराबर होना चाहिए, लिथियम के बराबर होना चाहिए, Li।
तो आपको पता है कि लिथियम का बाहरी कक्षा, लिथियम में क्या होता है, 3 नंबर में आता है, जिसका परमाणु संख्या 3 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाए तो 2 और 1 होता है। इसका बाहरी कक्षा में कितना आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसमें सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन किसका होगा, मैग्नीशियम का तो 2 होता है, कैल्शियम का भी 2 होता है, ठीक है, एल्युमिनियम का 3 होता है। तो क्या हो गया, पोटेशियम इसका आंसर हो जाएगा, लिथियम के बराबर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या बोल रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। ओके, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण, मृतजीवी पोषण या प्राणी संभोजी पोषण। तो आपको पता है कि अमीबा में कैसा पोषण होता है, संभोजी पोषण होता है। क्या, संभोजी पोषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से प्राइवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो आपको पता है कि प्राइवेट जो ग्लूकोज होता है वो विखंडन कहाँ होता है, ग्लूकोज का जो विखंडन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा का निर्माण भी कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। आपको पता है कि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का काम कौन करता है, तो थायरॉक्सिन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। तो अनैच्छिक क्रिया जैसे छींक आना, पलक झपकाना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया। ओके, तो अनैच्छिक क्रिया को कंट्रोल कौन करता है, तो मेडुला करता है। कौन करता है, मेडुला। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 आपसे क्या पूछ रहा है, दिए गए चित्र किस प्रकार का प्रदर्शित करता है। तो आप जो चित्र देख रहे हैं वो चित्र क्या करता है, वो चित्र में क्या दिखा रहा है, आपका पुनर्जनन दिखा रहा है। तो इस फिगर में पुनरुद्भवन हो रहा है प्रक्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। तो मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है, गर्भाशय में, योनि में, शुक्रवाहिका में या अंडवाहिका में। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा, अंडवाहिका, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडवाहिका। ओके, तो 27 क्या बोल रहा है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, कोई भी जीव है जब उसमें गुण प्रभावित होता है तो किसका प्रभावित होता है, माता पिता के दोनों डीएनए से। केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, माता पिता दोनों के डीएनए से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों के डीएनए से। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 क्या आपसे पूछा है, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में किस प्रकार का ऊर्जा निकलता है। तो नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति में नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन, संलयन नहीं होता, क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 आपसे क्या पूछ रहा है, हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो हरे पादप का जो पत्तियां है वो सौर से आने वाले प्रकाश की किरण को कितने प्रतिशत वो ऑब्जर्व करती है, जिससे उसका खाद्य पदार्थ बन जाता है। तो 100% में से 1% कौन यूज करती है, हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे क्या करती है, 1% सूर्य के प्रकाश को लेती है, उससे वो क्या करती है, अपना भोजन तैयार करती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1%। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा। तो देखो, बोल रहा है कि लाभदायक होगा किसके लिए, पर्यावरण के लिए। तो ऑप्शन देखिए, सुनिए, थर्माकोल का अगर डिस्पोजल कप को अगर इस्तेमाल करेंगे तो उससे तो पॉल्यूशन ही होगा। प्लास्टिक के डिस्पोजल कप का भी इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी पॉल्यूशन होगा। मिट्टी के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लैंड पॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल करेंगे तो उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर कागज का जो इस्तेमाल करेंगे, कागज क्या होता है,
कागज जो होता है वो कार्बन का बना होता है। अगर कार्बन को जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण के लिए चाहिए ही, है ना। तो कागज का डिस्पोजल का इस्तेमाल करेंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, तीसों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो इसे आप अच्छी तरीका से कर लीजिए, आपके एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट देगा, और इसी टाइप का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। ओके, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसे बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिल सके। थैंक यू।